के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामेश्वर सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी एवं प्राध्यापकगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, उपाधि से सम्मानित सभी छात्र छात्राएं, हमारी स्कूली बच्चे सभी, आंगनवाड़ी की सभी कार्यकर्तियां, आमंत्रित अतिथिगण, उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, देवी और सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि मथुरा में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान के तरवी दीक्षांत समारोह में आप सभी को उपाधि एवं पदक प्रदान करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा को प्रणाम करती हूँ, जहाँ सूरदास, स्वामी हरिदास तथा रसायन जैसे महान कवियों का जन्म हुआ। आपके इस संस्थान को एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जाना जाता है। उनके दृढ़ संकल्प, संयम एवं निरंतर प्रयास और एकात्म मानववाद के पथ पर चलकर हर असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। मैं आज उन्हें और उनके विचारों को आदर पूर्वक नमन करती हूँ। पंडित उपाध्याय जी ऐसे महान चिंतक थे एवं समाज सेवी थे, जिन्होंने देश और समाज की सेवा करते हुए अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के चरणों में अर्पित कर दिया था। आज के अवसर पर मैं न केवल उपाधि व पदक प्राप्त करने वाले, बल्कि आपने अखिल भारतीय स्तर पर जो शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेल युवा उत्सव व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर देश का गौरव बढ़ाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ ही मैं आपके माता पिता, अभिभावकों तथा गुरुजनों को भी अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने इस सुखद सोपान पर लाने के लिए आपका मार्गदर्शन किया। आज के दीक्षांत में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय बिहार के कुलपति प्रोफेसर रामेश्वर सिंह जी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हरियाणा के रोहतक जनपद में जन्मे डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी ने शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत सन 1978 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल और नेशनल कलेक्शन ऑफ डेयरी कल्चर में कार्यभार भी संभाला। आपने इन संस्थाओं के मदद करें, लेकिन एक गुण जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है वह है जीवन में कभी हार नहीं मानना। परिस्थितियां चाहे कैसी थी, व्यक्ति को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। छात्रों, मैं तो गुजरात में हूँ, गुजरात में कहावत है जागरा चाहती है, जागरा चाहती है, मतलब नई शुरुआत करने के लिए कभी भी देर नहीं है। आपको सदैव स्मरण रखना होगा कि अभ्यास की गति निपुण बनता है। इसलिए जहाँ अपनी शिक्षा अवधि के दौरान आपने जो भी सीखा है उसका निरंतर अभ्यास करते रहें। आज मैंने देखा कि दूसरी यूनिवर्सिटियों में तो 80% लड़कियां मेडल लाती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में मैं दीक्षांत में गई हूँ तो वहाँ थोड़ा सा महिलाओं का कम था, लेकिन पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में महिलाएं आई
पशुपालन में भी महिलाएं पढ़ने के लिए आ रही है, किसी की बात नहीं। और एक लड़की 5 मेडल जीती। लड़की लोग क्या होता है, आप सभी मेडल ले जाते, थोड़ा तो पुरुषों के लिए रखो। अच्छी तरह से मेहनत करो और आगे बढ़ो। मुझे आशा है कि इस विश्वविद्यालय के छात्र प्रौद्योगिकी आधारित कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों और पशुपालकों की आय को दोगुनी से अधिक करने में सहायता कर सकते हैं। मुझे बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 1 वर्ष में अलग अलग विषयों पर 8 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों व कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से छात्रों, पशुपालकों और किसानों को वैज्ञानिक रूप से पोषक तत्वों से युक्त पुष्टाहार, पशु आहार, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने की विधियों व रोगों के त्वरित निदान से उठाए जाने वाले उपायों की जानकारी प्रदान की गई। तो मुझे इसमें थोड़ी कुछ ज्वाइंटली काम हो सकता है। हाँ, एक और हमें कहते हैं कि भाई हम उनको सिखाते हैं पौष्टिक आहार आता है प्रेग्नेंट वुमन। कितने बच्चे बन रहे अभी हमने दे दिए, कितने बच्चे जन्म से पहले या जन्म के बाद हमारे बीच में से चले जाते। घर में पशु है, बकरे बकरी भी है, गौड़ भी है, सब कुछ है, तो तय तो ये करना पड़ेगा कि ये दूध हमारे घर में सबसे पहले उपयोग में पनीर बनाइए, महिला को पनीर खिलाइए, दही खिलाइए, दूध खिलाइए और एक संकल्प करवाइए कि मेरे कुछ जो बच्चा का जन्म होगा वो बीमार नहीं होगा। अब तो जन्म से ही डायबिटीज है, जन्म से ही कैंसर, और इसी वजह से पशुपालन कृषि विभाग या तो ये सब लोगों को इसी तरह जोड़ना पड़ेगा आपको, तो ही यूनिवर्सिटी का काम कर सकती है। तो समाज में क्या समस्या है, किसान के घर में क्या समस्या है, किसान के घर में कोई बेटी बहू प्रेग्नेंट है तो उनको सिखाना पड़ेगा कि आप खिलाइए और संकल्प करवाइए कि बच्चा का जन्म, तो ही यूनिवर्सिटी में जो हम पढ़ाते हैं वो घर तक महिला तक जाकर, बाकी पढ़ाया पेपर में लिख दिया, आपने जांच कर ली, सर्टिफिकेट दे दिया, गोल्ड मेडल दे दिया, लेकिन घर में जो बच्चा का जन्म होता है सीखना है वही जीवन में उतारना है और परिवार को सशक्त भी बनाना, बच्चे को भी सशक्त बनाना, ये साथ में आप जोड़ना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान विभाग द्वारा पशुपालकों की सहायता के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से अगर कोई पशुपालक प्रयोगशाला में नहीं जा पा रहा है तो वह घर बैठकर इससे मदद प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही पशुपालकों, किसानों और आम जन को उनके घर बैठे विभिन्न विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए द्विभाषीय पॉडकास्ट पशुधन की बातें की भी शुरुआत विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय को बधाई देती हूँ। मित्रों, कई हमारे अलग अलग प्रकार के काम करने वाले डॉक्टर कई ऐसी बुक्स लिखी, इसमें से कई बुक्स मैंने पढ़ी हुई और वे लोगों का लेक्चर भी मैंने सुना। वो ये कहते हैं और ये रिसर्च के माध्यम से सत्य हुआ है कि जब प्रेगनेंसी होती है उसी समय जो शरीर की अंगरचना बनती है, पैर कब आते हैं, हाथ कब होते हैं, नाक कब आता है, आंख कब आती है,
जुलाई का कब शुरू होता है, तब उसका समय निश्चित होता है और निश्चित समय में निश्चित खाना, निश्चित पोषण, पोषक तत्व उसको उसी समय मिलना चाहिए। जो पोषक तत्व उसी समय उसको नहीं मिलेगा और उसी समय उसकी आंख बनती होगी तो आंख सुरक्षित बाधित हो जाएगी। ये सब सिखाने की आवश्यकता है। आज बढ़ रहे हैं दिव्यांग बच्चों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हम इसके साथ कभी भी हम लोगों ने जोड़ा ही नहीं, इसके साथ नहीं जोड़ा कि मैं उसी समय क्या खाना चाहिए। तो ये उम्र वाले हमारे लड़के लड़कियां हैं, अभी 1 साल के बाद या तो उनका विवाह वगैरह होगा तो उनको उसी समय कोई एक अभी तो अच्छा है कि एनईपी में नए नए विषय आ रहे हैं, तो क्या कोई एक नया विषय जिसमें साथ में जोड़कर एग्जाम ना लो, लेकिन वो सिखाओ तो सही भाई उसी समय क्या खाना चाहिए, उसी समय क्या होता है। ये जो गाइनोलॉजी डॉक्टर है उनको बुलाइए, उनको बताइए, सब बताएंगे आपको। तो एक सोच लेकर, अच्छी समझ लेकर हमारे बच्चे अपने घर पर जाएंगे और जब स्थिति हमारे घर में आएगी तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ऐसे बच्चों की संख्या कम होगी। मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगी कि वर्तमान में पशुपालन देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिसमें हमारे पूर्व के वैज्ञानिकों द्वारा लाई गई हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति सभी की भूमिका रही है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग हम अपने पशुओं का दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, अंडा व मांस का उत्पादन बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद में अपने योगदान का प्रतिशत निरंतर बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। कितना अच्छा बना रहे, लेकिन और लोग भी बढ़ रहे, इसके साथ जोड़ो ये वो तो बढ़ा, लेकिन रोग कितने बढ़े, कितनी कैंसर वाली महिलाएं हैं आज यूपी में 13 लाख महिलाएं कैंसर से पीड़ित है, 13 लाख। क्या इसके क्या संबंध है, इसको जोड़ने की आवश्यकता है। सबके साथ तीव्र गति से बढ़ रही मानव जनसंख्या, ये दृष्टिगत खाद्य आपूर्ति हेतु हमारे पशुधन की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। आपको यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमारे देश में गौवंश व महिष वंश की कुल संख्या 1951 में पशु गणना के अनुसार लगभग 19.7 करोड़ थी। वर्ष 2019 में बढ़कर लगभग 30.3 करोड़ हुई व वर्ष 2022 के अनुसार 30.8 करोड़ हो चुकी है और आबादी 140 करोड़ हुई। पशुधन की स्वास्थ्य रक्षा और उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। विश्वविद्यालय की महिला अध्ययन केंद्र इकाई द्वारा ग्रामीण महिला शिक्षकों व पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है। महिलाओं के पशुपालन व समाज में हर स्तर पर भागीदारी यह दर्शाती है कि महिला न केवल परिवार बल्कि समाज की भी रीढ़ है। आज भारतीय महिलाएं ऊर्जा और लवरेज, दूरदर्शिता, जीवंत उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। ग्रामीण परिदृश्य में महिलाओं की बड़ी आबादी है, इन्हें शिक्षा और कौशल के माध्यम से व्यवसायिक और प्रोत्साहित कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है। महिलाओं की शिक्षा, विकास व अमल को बढ़ाने के लिए कन्या सुमंगला योजना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, मिशन शक्ति योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पशुधन बीमा योजना, नंद बाबा पशुपालक प्रोत्साहन योजना व कई अन्य प्रोत्साहन योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मुझे अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा ज्ञान और कौशल विकास हेतु 22 संकाय सदस्य व 67 विद्यार्थियों ने IDP NAACP परियोजना के अंतर्गत अमेरिका, कनाडा, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, क्रोएशिया, स्वीडन और दक्षिण कोरिया आदि देशों के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त छात्रों की दक्षता
वही पूर्णता में वृद्धि करने के लिए संकल्प के साथ व्यावसायिक रूप से भाषा ज्ञान को बढ़ाने हेतु फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा की कक्षाओं का भी छात्र हेतु आयोजन किया गया, जो प्रसिद्ध है। ज्ञान को साझा करने की सोच बहुउद्देश्य के साथ साथ नए संस्थानों से एवं साइंस की मुझे खुशी है कि इस विश्वविद्यालय में जो नए महाविद्यालय तथा मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय तथा डेयरी साइंस महाविद्यालय शीघ्र ही आरंभ होने जा रहा है। मैं बताना चाहूंगी केंद्र सरकार के प्रयास से देश भर में पिछले 10 वर्षों में दुग्ध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दुग्ध उत्पादन करता है। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन राज्य तो है। डेयरी सेक्टर के विस्तार में ये बहुत आगे है। इस दृष्टि से इस विश्वविद्यालय को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। दुग्ध उत्पादन में इतने बड़े साथ में जोड़ दो कैंसर कितना बड़ा, कितना बड़ा, वो कितना बड़ा, वो कितना बड़ा, आपको यह महत्व वहाँ ही है आगे बढ़ने की, क्योंकि ये बड़ा छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन है। भारत के डेयरी प्रोडक्ट का विदेश में बहुत बड़ा बाजार है। पशुपालन महिलाओं के आर्थिक उत्पादन उनकी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा माध्यम है। इसके साथ ही पशुधन, बायोगैस, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का भी बहुत बड़ा आधार है। जो पशु दूध देने योग्य नहीं रह जाते हैं वो बोझ नहीं होते, बल्कि ये भी हर किसान की आय बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम करते हैं तो छोड़ देते रोड पर, जब तक काम पूरा हो गया भाई आप दूध नहीं देते तो अब चलेगा। रोड पर चलते हैं, लोगों को मार देते, बच्चों भी मार देते, महिलाओं को मार देते। उनको ये समझाना पड़ेगा कि भाई जिंदगी भर आपको दूध दिया है, जिंदगी भर उनके दूध से आपने घी खाया है, दही खाया है, समृद्ध बने हो, और वही पशु जब दूध नहीं देता है और उसी समय हम उसको घर से निकाल दे तो पाप करते हैं। मैं बोलती पाप करते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए। वो जब तक मरे नहीं तब तक हमें उसकी सेवा ही करना चाहिए, जो उसके जीवन में उसने हमारी सेवा की। दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दे दो तो दूध बढ़े, और दूध ज्यादा हो तो बाजार में रेशियो जिसके प्रोजेक्ट कैसे आ रहे, बैंक अकाउंट ज्यादा हो जाए और हम देखते रहे कितना हुआ, लेकिन घर में क्या चुकी है वो हम लोग कभी नहीं देखते हैं। तो ये करना चाहिए कि 5 लीटर दूध आता है तो 5 लीटर में से 2 लीटर दूध घर के लिए रखना चाहिए और 3 लीटर दूध बेचने का है। लेकिन हम तो चाय बनाते हैं, इसमें ऊपर से थोड़ा डाल देते हैं, इतना ही होता है ये सब मैंने देखा है। लेकिन हमारे समय में डेयरी नहीं थी भाई, डेयरी नहीं थी, और इसी वजह से दूध बच्चों को पिलाया, दही बनाया जाता है, इसमें से घी बनाया जाता है। बाहर की दुनिया से कभी घी घर में नहीं आया, बाहर से कभी भी दूध नहीं लाए, जिसका जमाना हो गया कड़ी बनाना है तो घर में ही दूध जमाओ, दही बनाओ और कड़ी बनाओ। आज डेयरी से में शुरू आता है तो कड़ी बनाने वो जो इसमें एसिड डालते हैं और पनीर निकाल देते हैं, और पीछे जो बचा है वो स्वादिष्ट कड़ी बनती है और वैसे खाते हैं। क्या खाते हैं? एसिड खाते हैं। ये कौन सिखाएगा किसानों को, माताओं को कौन सिखाएगा? ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी वजह से मैं कहती हूँ सिखाना अलग है, घर में अलग। ये सब बच्चे बैठे हैं, ये आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में तो बदलाव करवा दी।
आपके घर में आप बदलाव करवाइए। एक समय था जब भारत में प्राकृतिक खेती यानी खेती में कोई बाहरी मिलावट नहीं होती थी। जो खेत से मिल रहा था, खेती में जुड़े पशुओं से मिल रहा है, वही तत्व खेती को बढ़ाने के काम में आते थे। खाद हो, कीटनाशक हो, सब कुछ प्राकृतिक तरीके से बनते थे, इस्तेमाल होते थे। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक खेती का दायरा सीमित कर दिया। सुरक्षित रखने के लिए अब हमें एक बार फिर प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना है। प्राकृतिक खेती में खर्च भी कम होता है, उत्पादन भी बढ़ता है। ये खेती का सबसे सस्ता तरीका है, सबसे सुरक्षित तरीका है। आज प्राकृतिक खेती से पैदा हुई फसल और कीमत भी बहुत ज्यादा है। ये हमारे कृषि सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। हम छोटे थे ना, आपसे स्कूलों में पढ़ते थे, उसी समय पशुओं का गोबर सब उठाते थे और सिर पर लेते थे और आगे जाकर डालते थे। इसमें से खाद बनाते थे। पिताजी हमें खाद बनाना सिखाते थे और वही खाद उठाकर जब अप्रैल महीना आता था और नई सीजन शुरू होती थी, उसी समय वहां से खोलकर नदी के खेत में जाकर डालते थे और उस पर बाहर से कुछ नहीं आता था। लेकिन समय बदला, बाहर से विदेशों से आया कुछ और सब किसानों ने देखा, अरे फर्टिलाइजर है, बहुत अच्छा है, शिक्षा प्रदान कर रहे थे। प्रदेश के 10 विश्वविद्यालय में एक मूल्यांकन में ए प्लस तथा ए ग्रेड प्राप्त करके प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। इसी प्रकार एनआरएच में 6 राज्य विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर उच्च रैंकिंग प्राप्त किया है। हमारे विश्वविद्यालय का लक्ष्य शिक्षण, शोध और नवीन पद्धतियों के द्वारा ज्ञान के विस्तार के लिए मानव संसाधन का विकास करना होगा। राज्य विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार तथा नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालय में शोध एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हो रहे हैं। मित्रों, आपको पता होगा ये जो 10 विश्वविद्यालय को एक मिला है, तो अभी भारत सरकार की पीएम उषा योजना के तहत 740 करोड़ रुपया एक विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। 740 करोड़, ये फायदा है। और ये जो पैसे मिले, इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर तो यात्रा का सहयोग करना, ये सब इसमें। उत्तर प्रदेश के 6 राज्य विश्वविद्यालय प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये की अनुदान धनराशि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदान की गई। इससे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। विद्यार्थियों अनुशासन एवं आत्मविश्वास से कार्य करने से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसलिए आप जीवन में हमेशा सकारात्मक एवं सहयोगात्मक सोच रखिए। आप सभी को राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करना है और देश का श्रेष्ठ नागरिक बनना है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। नया भारत, नया स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है। आज भारत अपने युवाओं के बल पर न केवल आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास के कारण न केवल सांस्कृतिक पुनरुत्थान बल्कि पर्यटन, रोजगार सृजन को एक नई ऊंचाई मिल रही है। एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से स्थानीय संसाधनों में प्रदेश की तकनीक का विस्तार हो रहा है। गया विश्वविद्यालय से आग्रह है कि ये स्थानीय संसाधनों को बेहतर उपयोग के लिए विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके एवं सतत विकास के लक्ष्य को समय सीमा में प्राप्त कर सके। आज शिक्षा प्राप्ति के साथ ही आपके सामाजिक, नैतिक, मौलिक, अपने देश व धरा के प्रति आपके उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है। आने वाला समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विश्व गुरु के रूप में
स्थापित होने वैश्विक राष्ट्र की साकार परिकल्पना के साथ महान परिवर्तन का युग होने वाला है। आपको 2047 तक विकास भारत के संकल्प को पूरा करना है। मैं आप सभी यह भी अपेक्षा रखती हूँ कि आपने आसपास निर्धन या ऐसे बच्चों की मदद अवश्य करें जिन्हें साक्षर होने, स्वस्थ होने, आत्मनिर्भर होने में सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सहयोग के बच्चे भविष्य में आपके द्वारा इस प्रज्वलित ज्योति को आगे ले जाएंगे और देश को साक्षर व स्वस्थ आत्मनिर्भर बनाएंगे। आपको अवार्ड देते हैं, हम ताली हो जाती है। इनको दिया ताली बजाओ पहुंचाया गया है। समाज सहयोग से सरकारी ग्रांट से नहीं होता। लोग देने के लिए तैयार है, हमें वहां जाने की जरूरत है। मुझे सामने बैठे हुए पूर्व माध्यमिक विद्यालय के नन्हे बच्चों देखकर अंतर हर्ष अनुभव हो रहा, क्योंकि आज इस दीक्षांत समारोह का एक भाग बनकर उन्हें भी गौरव का अनुभव होने के साथ ये प्रेरणा मिल रही है कि इस प्रकार निरंतर पढ़ाई करते रहने से समाज में हम उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर अपने राज्य व देश की सेवा कर सकते हैं। अंत में मैं उपाधि प्राप्त करने वाले समस्त छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और माननीय अतिथियों का आभार व्यक्त करती हूँ और फिर से यूनिवर्सिटी के सभी अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा नाम शिवांगी त्रिपाठी है और आज दोवासु मथुरा में त्रयोदश दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय राज्यपाल के द्वारा मुझे 5 मेडल 5 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। कैसा महसूस आप करता है? आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत भाग्यशाली महसूस हो रहा है कि मैंने 5 मेडल आज मुझे दिए गए हैं। सरकार के इस पहल को क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे ही और जो मेहनती बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि और बच्चे आगे निकल के आएंगे। साथ ही लड़कियों को इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि वो और पढ़ेंगी और मेहनत करेंगी। आप जैसे और जैसे युवा लड़कियां हैं, क्या आह्वान करेंगे? मैं उनसे मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूंगी कि कभी भी दूसरे को देखकर, दूसरे किसी लड़के को देखकर या कभी भी किसी और को देखकर अपने आप को छोटा महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो कर सकते हैं वो शायद कोई और भी नहीं कर सकता। आज माननीय राज्यपाल महोदया ने मथुरा जनपद के 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संसाधन किट दिया है और ये संसाधन किट आंगनबाड़ी केंद्रों पे जाएंगे और ये बच्चों के लर्निंग सीखने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। इसमें खेल के सामान है, ट्राईसाइकिल हैं, कुर्सियां हैं और भी जो सामान है ये बच्चे उपयोग करेंगे और सीखेंगे और ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इससे पहले भी 1500 से ज्यादा केंद्रों पे ये किट पहुंचाए जा चुके हैं और इसी कड़ी में आज 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ये संसाधन किट और दिए जा रहे हैं राज्यपाल महोदय। मैं राज्यपाल महोदय ने आंगनबाड़ी केंद्र के लिए छोटे बच्चों के लिए खेल खिलौनों, साइकिल और टेबल चेयर दी हैं। उससे बच्चे खेलेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सरकार की इस योजना का किस तरीके से देखते हैं? सरकार को इस योजना को हम बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, लेकिन सरकार से हमारा अनुरोध है कि जिस तरह वो बच्चों के बारे में सोच रहे, थोड़ा हमारे बारे में। 6,500 रुपए में हमारा कुछ नहीं होता। आज राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ था, उनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को खिलौने की संसाधन किट मिली उन बच्चों के लिए। धन्यवाद। किस रूप में देखती है बच्चों जो राज्यपाल महोदया जो बच्चों के लिए इतना कर रही है, तो क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। बच्चों के विकास के लिए उनको खेल कूद आए, उनको पढ़ने शैक्षिक योग्यता मिले, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ जो बच्चों के लिए इतना अच्छा सोच रही हैं। उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान है, यहाँ पर दीक्षा समारोह हुआ गया है। यहाँ पर हमें प्राथमिक विद्यालय माधोपुर से बच्चों को और हम लोगों को बुलाया गया और बच्चों को गिफ्ट वितरित की गई, जिसमें पुस्तकें, कुछ फल हैं और बच्चे बड़े खुश हुए यहाँ आकर। हमें भी अच्छा लगा जो हमें महोदया से मिलने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद प्रदान किया और बच्चे भी प्रोत्साहित हुए और मोटिवेट हुए कि जब बच्चों को देखा गया किस तरह बच्चे पुरस्कार ले रहे हैं, किसी गोल्ड मेडल, किसी कुछ मिला है, किस तरह के बालिका बालक पढ़ रहे हैं आगे, तो हमारे बच्चे खुश हो रहे हैं, सभी के चेहरों पर मुस्कान है। इस तरह देख बहुत अच्छा लग रहा है हमें। सरकार को ये बोलना चाहेंगे कि इस तरह से जो ये प्रोग्राम है ये काफी अच्छा है और बच्चों के लिए नए नए रिसर्च और वो तकनीकी अपनाई जा रही है, इससे
इस तरह से होती रहे आगे, जिससे बच्चे आगे तरक्की करें। मेरा नाम चाहत है। जी। मैं राज्यपाल हमें राज्यपाल जी ने किट दी है। हम इस किताबों से पढ़ेंगे और हम उन्हें आगे बढ़ेंगे इन किताबों से। हम इसलिए राज्यपाल मैम को धन्यवाद देते हैं। वेरी गुड। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।